हेलो बच्चों, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, इस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो आप लोगों के लिए आ चुका है। आज से आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप तमाम बच्चे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का काम करें और इससे फ़ायदा उठाने का काम करें। तो आप तमाम बच्चे जितने भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो अंत में लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने क्लास 10th के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किए हुए हैं, तो थोड़ी सी समय और निकालिए। कुछ दिन की और मेहनत है, इसके बाद आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले ही हैं। बच्चों, बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग अब रात दिन एक कर दीजिए अपनी मेहनत के लिए, अपने एग्ज़ामों के लिए, खुद के लिए, यहाँ तक कि अपने माता पिताओं के लिए। आपके कामों को देखते हुए आपके माता पिता जो आपके ऊपर विश्वास जताया है, भरोसा रखा है, आपके शिक्षक जो आपके ऊपर भरोसा किए हुए हैं, उन भरोसा को देखते हुए आप लोग थोड़ा सा अपनी मेहनत को और थोड़ा सा बढ़ाने का काम करें। और आने वाले समय में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में परचम लहराने का काम करें। उसके लिए आपको अभी से कड़ी मेहनत करना होगा। जी हाँ, कड़ी मेहनत। मेहनत क्या है, बस आपको स्टडी करना है। कोई हल नहीं चलाना है किसी खेत में, कोई कुदाल नहीं चलाना है आपको किसी खेत में। बस बैठे बैठे लिखना है, पढ़ना है। बस यही आपकी मेहनत है। और अभी का जो मेहनत है बच्चों, यही मेहनत आपके लिए संपूर्ण जीवन में काम आएगा। ये आपका पहला पड़ाव है, क्लास 10 पहला पड़ाव है बच्चों। इस पड़ाव को जितना अच्छा से अच्छा आप क्रॉस करने का काम करें, आगे बढ़ने का काम करें, आपके लिए आपके जीवन में उतना अधिक से अधिक उज्ज्वल आएगा। बच्चों, मैं फिर से वही कहूँगा, आप अपने माता पिताओं के जो आपके ऊपर विश्वास जता कर रखे हुए हैं, भरोसा करके रखे हुए हैं, उस भरोसा पर खरे उतरे और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, लगातार रखिए, बार बार रखिए। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। बस वही कहेंगे फिर से, अगर आप लोगों को यह सवाल या वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो बच्चों, चलिए देखते हैं आज का यह पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हम लोगों के लिए यह है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, कई वर्षों से पढ़ते हुए आए हैं संख्या संख्या संख्या। बच्चों, ये संख्या नाम की जो बीमारी होती है, चिड़िया होती है, बहुत जटिल सी होती है। फोकस बनाए रखें। कहता है कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ है की बात नहीं, नहीं की बात हो रही है। कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वह हमारा एक है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जिस संख्या से हम लोग काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 डॉट 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 अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको एक है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। तो कहता है आपको कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इस गिनती की संख्या में ऐसी संख्या बताइए आप इसमें से जो नहीं है। तो बच्चों देखिए, 4 हम लोग गिनती करते हैं, प्राकृत संख्या है। 1 हम लोग गिनती करते हैं, प्राकृत संख्या है।
10 हम लोग गिनती करते हैं, प्राकृत संख्या है। तो हमसे पूछा गया प्राकृत संख्या नहीं है, वह हमारा आंसर नंबर बी है। पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी है, जो संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए बच्चों, चलते हैं अब सवाल नंबर 2 की ओर। आप अपना फोकस बनाए रखें। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? बच्चों ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं। कहता है कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों फिर से आपको एक बात दोहरा दो, जो आपकी प्राकृत संख्या होता है वह 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। ये रहा आपका प्राकृत संख्या। और अगर प्राकृत संख्या में आप शुरू में लगा दे 0, यह हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। और क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है की बात कर रहा है। तो जो संख्या हमारा प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है। जितने भी संख्या हमारा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखते हैं, इसमें से यह हमारा एक प्राकृत संख्या है, अर्थात यह पूर्ण संख्या हमारा नहीं है। यह आंसर हमारा नहीं होगा। ये देखिए √25 है। √25 कहने का मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात 5 हमारा एक प्राकृत संख्या है। यह एक हमारा पूर्ण संख्या भी है। ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। बच्चों पूर्ण संख्या नहीं की बात कर रहा है। अब देखिए प्राकृत संख्या में 0 लगा देने से ये अब तमाम संख्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, अर्थात 0 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। लेकिन हमारा यह आंसर नहीं हुआ और बच गया आपका √20। 20 का वर्गमूल निकाले आप, वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात यह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन को गौर से समझें। संख्या नहीं है, कह रहा है कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है उसको ढूंढ रहा है हमें। कह रहा है ये देखिए √64, √64 यानी 64 का वर्गमूल निकाले आप, 8 होगा। जरा बताइए कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? मीन्स 8 आपका एक परिमेय संख्या हुआ, अर्थात यह आंसर आपका गलत है। आ जाइए इधर चलते हैं। ये देखिए 25/36 रूट के अंदर 25 का वर्गमूल आपको 5, 36 का 6 मीन्स 5/6 भी एक आपका परिमेय संख्या है, लेकिन आपको निकालना है परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह भी आपका आंसर नहीं है। √81/16, 81 का वर्गमूल 9, 9/16 हो गया, जो आपका एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका है परिमेय संख्या नहीं है, उसको ढूंढ रहा है हमें। ये हमारा सी भी गलत है। अब अगर कहिएगा तो बी हमारा राइट आंसर है, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है उसको देखें। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, √100/24, 100 का वर्गमूल कीजिए, 10 24 का वर्गमूल कीजिए, कितना आएगा आपको 2√6 2√6। अब अगर इसको आप काटिए तो ये कट जाएगा आपका 5/√6, अर्थात √100/24 का आपका अगर वर्गमूल निकालना है आपको 5/√6, आपका यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। तो बच्चों इसमें आपको सवाल आपको दिया गया था कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो वह आपका हुआ आंसर नंबर बी, जो आपका परिमेय संख्या नहीं है। चलिए बच्चों कहता है अब हमें 4 नंबर का सवाल। चौथा सवाल हमारा कितना अच्छा है कि यदि p/q परिमेय संख्या हो तो, बच्चों यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो क्या है आगे देखते हैं। कहता है p/q कोई परिमेय संख्या हो तो q = 1, q does not equal to 1, q equal to 1, p equal to 1।
अगर देखिए कोई संख्या है जो हमारा p बटे q के रूप में है, अगर वो परिमेय संख्या है तो क्या उसका q का मान 1 हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अब कहता है q का मान 1 नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आगे देखिए कहता है p और q दोनों बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये सी नंबर कहता है q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका यह बता रहा है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या p बटे q है तो उसका q का मान 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी भी परिमेय संख्या के हर का मान 0। बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर मिला। तो चलिए आपके लिए अब अगला सवाल 4 नंबर में है। यदि p बटा q कोई परिमेय संख्या हो तो, ये तो बना दिए हम लोग 4 नंबर, 4 बन गया। चलिए 5 में चलते हैं। कहता है ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है? कितना अच्छा सवाल है। ऐसी कौन सी संख्या है जो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है? अब आइए बात आ गई बात भाज्य और अभाज्य नाम की कौन सी चिड़िया हैं? तो बच्चों यह एक ऐसी चिड़िया है जो फुर्र उड़ जाती है। कहता है भाज्य वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 के अलावा कोई और संख्या हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर ले ले 10, इसका गुणनखंड हम निकालें अगर तो 1 गुना 10 आ सकता है, स्वयं आ गया, 1 आ गया, इसके अलावा और कुछ हो सकता है, वह हो सकता है हमारा 2 गुना 5। देखिए और कुछ आ चुका है। मीन्स वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ और आ जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य कहते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ और ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ और ना हो अभाज्य संख्या कहते हैं। चलते हैं बच्चों, ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं? मान लेते हैं 7, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करें तो इसका आएगा आपको 1 गुना 7 इसके अलावा कुछ और नहीं तोड़ सकते हैं, अर्थात 7 हमारा अभाज्य संख्या है। आ गया हमें 11, तोड़िए इसको, मिलेगा आपको 1 गुना 11, नहीं टूटेगा। मिलेगा आपको 13, 1 गुना 13, मिलेगा आपको 17, 1 गुना 17। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ और ना आए उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो बच्चों कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या? चलिए देखते हैं, 2, 0, 1 कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है? देखिए 0 कौन सी संख्या, भाज्य या अभाज्य? 2 कौन सी संख्या, भाज्य या अभाज्य? अब कोई नहीं को छोड़िए, 2 पर चर्चा करते हैं। 2 कौन सी संख्या है हमारा? 2 एक ऐसी सम संख्या है जो हमारा अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और 2 के अलावा आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ले लें जो आपको एक विषम संख्या ही मिलेगा, सम नहीं मिलेगा। जैसे 19, 1 गुना 19, अब ले लेते हैं यहाँ से 23, 1 गुना 23। कोई भी हम संख्या ले ले अभाज्य संख्या, वो तमाम अभाज्य संख्या आपका एक विषम संख्या आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ 1, 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब आ जाए इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जो न भाज्य है न ही अभाज्य है? तो वो आपको 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपका 1 होगा। 1 न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज सॉल्व हो चुका है। नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आपको सामने आपके बोर्ड पर ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा संख्या है जो परिमेय संख्या है, उसको चुनना है। बच्चों इसमें से परिमेय हमें चुनने के लिए हमें परिमेय और अपरिमेय की बात करना होगा।
परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा, चलिए बच्चों, और एक बात यहाँ पर हो गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात आपको कहा गया कौन परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय हो गया, ये तो आंसर नहीं। ये आपका परिमेय संख्या 4 है और √5 आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का योगफल है, यह बन जाएगा आपको अपरिमेय संख्या, अर्थात ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर आपको चाहिए परिमेय संख्या। और √6 यह भी आपका अपरिमेय संख्या, बच गया आपका यह आपका एक परिमेय संख्या। ऐसे तो यहाँ पर होगा क्या, इस तरह से 2√2 बाई √2, √2 से √2 कट जाएगा बच्चों, क्या मिला? सिर्फ 2 और 2, सिर्फ 2 आपका एक परिमेय संख्या है। तो आपका जो आंसर होगा नंबर 6 का, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, वो 2√2 बाई 2। आपको इस तरह से देखना होगा इसमें से। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। सवाल अच्छा लग रहा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखे हैं। चलिए बच्चों, नंबर अब है हमारा 7वां सवाल आप लोगों के सामने है कि द्विघात बहुपद, जी हाँ, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों की संख्या होती है। बच्चों, द्विघात बहुपद जो है हमारा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, मानक रूप यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ ax² + bx + c के शून्यांकों की संख्या होती है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, अगर कोई भी बहुपद है, उस बहुपद की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो मैं बता देता हूं आपको कि किसी भी बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है उस बहुपद के चर की घात जितना हो, अधिकतम, उस बहुपद के चर की अधिकतम जितना घात हो, उस बहुपद का उतना ही शून्यांक निकलेगा। तो बात हुई यहाँ पर क्या, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद में चर हमारा x है, इस x की अधिकतम घात कितना बच्चों? 2। जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी हो उसके शून्यांकों की संख्या उतनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस बहुपद के चर x की घात अधिकतम 2 है, अर्थात इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी। तो बच्चों, 1 होगा नहीं, गलत है। 3 होगा नहीं, गलत है। क्या सही आंसर होना चाहिए? बी नंबर, अर्थात शून्यांकों की संख्या 2 होगी। क्या आवाज सब, साउंड सब आप लोगों को जा रहा है सही ढंग से बच्चों? अगर आप लोग अभी कहीं इत्र तित्र देख रहे होंगे तो आप उन सबको ना देखें, आप अपने काम पे फोकस रखें। आपको मैंने पहले ही आगाह कर दिया कि आपके ऊपर आपके किसी न किसी व्यक्ति का आशा है, आप उस आशाओं पर खरे उतरे। आपके माता पिताओं का आशा है, आपके गुरुजनों का आशा है, आपके भाई बहनों का आशा है। उन तमाम व्यक्तियों की आशा को लेकर चलें और उनके विषय में सोचें। इसलिए आप अपने काम पर फोकस करें बच्चों। नाश्ता बाद में, चाय पानी बाद में, पहले आप अपने काम को देखें। चलिए चलते हैं आगे सवाल। चलिए बच्चों, 7 नंबर हो चुका है। सवाल नंबर 8 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। बच्चों, कह रहा सवाल 8वां, किसी द्विघात बहुपद, कोई एक द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि हमारा अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अगर अल्फा और बीटा हो तो उसके अल्फा और बीटा का योगफल कितना होगा, अर्थात शून्यांकों का योग कितना होगा। आपने पढ़ा होगा, जी हाँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। तो चलते हैं, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मीन्स शून्यांकों का योग क्या होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। जी हाँ, -b/a कहाँ है क्या? नहीं, b/a है, गलत है। c/a गलत है।
माइनस ए बटा बी या माइनस बी बटा ए, माइनस ए बटा बी या बी बटा ए, शून्य अंकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है बच्चों। तो माइनस बी बटा ए ये सही है, आपका यह गलत है। बच्चों चलते हैं अब अगला सवाल में, कहता है किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में नहीं होगा। तो नहीं होगा क्या? तो कोई एक द्विघात बहुपद है हमारे, इस बहुपद, ये जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑप्शन देखते हैं, कहता है ए इक्वल 0 नहीं होगा। क्या इस बहुपद का अगर ए का मान 0 नहीं हो, ऐसा संभव है? आगे बढ़ते हैं। क्या इस बहुपद का, ये जो हमारे द्विघात बहुपद है, इस बहुपद के बी का मान 0 नहीं हो सकता है? क्या इस बहुपद के ए का मान 0 नहीं हो सकता है? क्या इस बहुपद के बी का मान 0 नहीं हो सकता है? क्या इस बहुपद का ए का मान 0 हो सकता है? तो बच्चों कोई अगर द्विघात बहुपद है तो उस द्विघात बहुपद के सिर्फ और सिर्फ ए का मान 0 नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा? तो यहाँ लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम ए का मान 0 ले ले, ए का मान 0, तो बताइए यहाँ से आपको क्या मिलेगा? बराबर 0। देखिए बच्चों यह पार्ट आपको 0 हो जाएगा, आपको बचाइए मीन्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मात्र इतना बचेगा, जो कि आपका एक द्विघात ही नहीं बचेगा। अतः आप किसी द्विघात बहुपद के सिर्फ ए का मान 0 नहीं ले सकते हैं। तो आपका इसमें से कौन सा आंसर सही है? क्या ए का मान 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ए का मान 0 नहीं हो सकता है। बी 0 नहीं होगा और हो भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर ये रहा, ये गलत, ये गलत और ये गलत। बच्चों आपको हमें उम्मीद है कि सवाल अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप सवाल को लाइक करें, कमेंट करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस तरह से आप वीडियो में बने रहें, कम से कम आप ध्यानपूर्वक देखें। और चलते हैं अब अगला सवाल में। चलिए बच्चों अब आ गए हम लोग अगले सवाल में। सवाल नंबर अब हमारा है 10। हम लोगों ने 1 से 9 तक सॉल्व कर चुके हैं और सवाल हमारा है 10। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? कह रहे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद हैं? बच्चों कौन द्विघात बहुपद हैं? द्विघात मीन्स दो घात। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो बच्चों चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहां लिख देते हैं मानक रूप द्विघात का। द्विघात का मानक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर देखिए x की घात कितना है? x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 2 है। जी हाँ बच्चों, यह हुआ हमारा द्विघात बहुपद। तो इन चारों में से कौन सा द्विघात बहुपद है? आपको एक सवाल बोर्ड एग्जाम में यह तो पूछता ही पूछता है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। क्या यह है? क्या देखते हैं। ये देखिए 1/√x, इस रूट का मान, रूट इज इक्वल टू, रूट का वैल्यू होता है 1/2। हाँ बच्चों, रूट का जो मान होता है
1/2 मान होता है। जिस संख्या के ऊपर में रूट लगा हुआ है उस संख्या का पावर हुआ 1/2, एक नहीं 1/2। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमें इस x का वैल्यू इस x की पावर कितना, इस x का पावर 1/2। यहीं से हमारा यह क्वेश्चन गलत हो गया कि यह एक द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए, तो यह हमारा द्विघात नहीं है। इसमें देखिए, इसमें देखिए और इधर देखिए, ये देखिए यह भी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, इस x की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, इसे आप ऊपर लेकर चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका कैसा बन जाएगा x प्लस x की पावर -1। और अब आपका जैसे ही पावर माइनस में गया द्विघात नहीं रहा। अब कहिएगा इसको आप सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो सॉल्व करने पर आएगा x² + 1/x। अगर आपको यहाँ पर बराबर 0 दिया जाता तब मान सकते थे हम, लेकिन नहीं दिया हुआ है, अर्थात आपका यह भी अभी गलत है। चलिए, अब ये देखिए सी नंबर, सी में क्या आ रहा है यहाँ पर x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 और यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन अगला x में पावर 1/2 आ चुका है, अर्थात यह भी हमारा द्विघात नहीं हुआ। अब बचा हमारा बी और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो बउआ द्विघात बहुपद x² - 1 = 0 का शून्यांक है। एक कोई हमारा यह बहुपद है, इस बहुपद का हमसे पूछ रहा है शून्यांक कितना, शून्यांक है इन सब में से हमें देखना है कौन सा शून्यांक है उसका। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा x² - = 0। यहाँ से निकालिए बाबू, x बराबर x² बराबर 1 को दूसरी तरफ भेजिए और x = 1 √1। तो 1 का वर्गमूल अगर निकालिएगा आप तो x 1 का वर्गमूल ±1, अर्थात x बराबर ±1। इस द्विघात बहुपद का शून्यांक आ गया, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी। खोजिए कहाँ है आपका, ये प्लस में माइनस नहीं है, ये माइनस है प्लस नहीं है, और यह एक आपका प्लस भी है और माइनस है, अर्थात ये सी नंबर आपका सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो बाबू आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो के तमाम सवाल को देखें, ये तमाम सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आने की चांस है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। कहता है घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यांक की संख्या कितनी होगी। घात कितने 2 की बहुपद के अधिकतम शून्यांक की संख्या कितनी होगी। ऐसा कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो अधिक से अधिक, तो उसकी शून्यांक की कितनी संख्या हो सकती है। ऐसा कोई भी बहुपद जिसकी अधिक से अधिक घात 2 हो, उसकी शून्यांक की संख्या 2 ही होगी। जितने घात उतने शून्यांक, तो घात अधिक से अधिक 2 है तो शून्यांक की संख्या भी उसमें 2 ही होना चाहिए और होगा भी, अर्थात एक नहीं होगा, -2 हो ही नहीं सकता, -1 हो ही नहीं सकता। हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर है, जो 2 घात वाले बहुपद की अधिकतम शून्यांकों की संख्या 2 होती है। बच्चों चलते हैं अब 13 नंबर में। यहाँ हमारा त्रिकोणमिति से है कि 8 tan θ = 15, तब sin θ - cos θ का मान होगा 8 tan θ = 5, तब sin θ - cos θ का मान क्या होगा। बच्चों इसे सॉल्व करना होगा। जरा देखिए इधर हमें दिया हुआ है 8 tan θ = 15, लिखते हैं tan θ = 15/8। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, tan θ का फॉर्मूला होता है P/B, अर्थात P का वैल्यू 15, B का वैल्यू 8। क्या नहीं है आपको, नहीं है तो वह h निकाल लीजिए। यहाँ से h² बराबर P² + B²।
एच स्क्वायर पी का मान 15 स्क्वायर प्लस बी का मान 8 स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर अगर करे तो कितना आएगा? पहले बच्चों यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। तो चलिए 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225 प्लस 8 का कितना? 64। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 2 1 2। एच बराबर √ 289। एच बराबर बताइए यहाँ पर कितना आएगा? 17। हाँ तो प्यारे बच्चों हमें आज एच का मान निकल चुका है 17। अब हमें यहाँ से मान निकालना है किसका? तो हमें सवाल में दे रखा है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा साइन थीटा कहने का मतलब P/H माइनस लगा दीजिए कॉस B/H। चलिए साइन थीटा में लगाइए P/H, P परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। P का वैल्यू कितना आया? 15 और H का मान आपको 17 आया हुआ है। अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15/17 माइनस कॉस थीटा का B/H। B का मान आपको है यहाँ पर 8 और बटा में 17। बनाइए भी इनका घटाओ। 17 लिखेंगे 15 माइनस 8, जरा बताइए कितना आएगा? 15 माइनस 8, 15 में से आप 8 घटाइए तो आएगा आपको 7/17। अर्थात आप इस चीज का मान अगर निकाल रहे हैं तो आगे आपको 7/17 बच्चों। चलिए आप 13 नंबर के सवाल को देख सकते हैं। 13 नंबर के सवाल में आपका ऑप्शन आंसर आना चाहिए 7/17। कहाँ है उसको ढूंढिए। चलिए 8/17 ये गलत है। यहाँ है हमारा 17/7। यही है क्या? ये दोनों है क्या? नहीं, यह नहीं है। यह 7/17 और यह 17/7 उल्टा है, अर्थात यह गलत है। यह भी गलत है। देखिए 7/17 और आया 7/17। अगर ये तीनों गलत है, चौथा हमारा यही सही आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? इस 14 नंबर के सवाल को बच्चों देखो क्या कहता है। 14 नंबर में है हमारा तो है यहाँ पर ये सवाल हमारा तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों दोनों में से देखिए, यहाँ दोनों में से 9 और 9 है, दोनों से 9 कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आ गया 9 गुना, यह देखिए बच्चों फॉर्मूला है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पर 1 पुट करते हैं, आ गया आपका 9। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें मान आएगा आपका एक गलत, बी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। सही ऑप्शन आपका सी नंबर आंसर 9। चलिए बच्चों आगे है हमारा सवाल 2 sin a इज इक्वल टू √3 हो तो a का मान ज्ञात करें। 2 sin a इज इक्वल टू √3 हो तो a का मान ज्ञात करें। a का कितना डिग्री मान होगा? तो चलिए सवाल हमारा लिखा हुआ है 2 sin a इज इक्वल टू √3। यहाँ से आप sin a का मान निकालिए यहाँ बच्चों। sin a का मान sin a इज इक्वल टू √3/2। इधर 2 गुना में है, उधर जाकर भाग हो जाएगा √3/2। आप बताइए साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? तो बच्चों साइन कितने का मान √3/2 होता है? यही आपका आंसर है। तो बोलिए यहाँ से साइन कितने डिग्री का मान आपको √3/2 हो सकता है? चलिए देखते हैं। 30 का तो होता ही नहीं, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और आपको आया हुआ है √3/2। चलिए 45 का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसका साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 90 का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। बचा क्या आपके पास? आपका ऑप्शन बी, जो कि यही करेक्ट आंसर है। बस आपने क्या किया, पहले गलत वाले को काटा,
जी हाँ बच्चों, गलत वाले को काटा आपने, सही आपका अपने आप मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण का मान थीटा हो तो किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण, कोई एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण का मान थीटा हो तो दूसरा न्यूनकोण का मान कितना होगा। जी हाँ बच्चों, किसी एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, उस समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण थीटा है तो दूसरा न्यूनकोण कितना होगा। बच्चों समकोण त्रिभुज में दो न्यूनकोण होते हैं और दोनों न्यूनकोण का योगफल 90 डिग्री मात्र होता है। अगर 90 में से एक आपको थीटा मालूम है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ देखते हैं 90 माइनस थीटा आपका कहाँ है, यहाँ है। ये आपका सही, गलत और ये गलत, ये गलत। तो बच्चों आपके सामने सवाल सॉल्व हो चुका है, सवाल नंबर 16 तक। चलते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 17 से लेकर आगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जारी रखें और आप लोग इसी तरह से उन तमाम आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देखें। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 17 में। तो सवाल नंबर 17 को लेकर चलते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहें। चलिए सवाल नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, जो किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के एक न्यूनकोण का मान थीटा हो तो दूसरा न्यूनकोण का मान होगा। बच्चों कह रहा है किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, नाम है समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज के एक न्यूनकोण का मान क्या है, थीटा है, तो दूसरा न्यूनकोण का मान क्या होगा। तो बच्चों कह रहा है हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण और दूसरी बात क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मीन्स दो भुजा उसके बराबर है, वो समकोण है, एक कोण का मान थीटा है, दूसरा न्यूनकोण क्या होगा। अगर यह हमारा समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यह समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजा हमारा बराबर हो सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, आधार और लंब यह दोनों में से आपस में बराबर हो भी सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो बच्चों सवाल कह रहा है कि समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात वह दोनों भुजा उसकी बराबर है। तो देखिए ये दोनों भुजा अगर बराबर है और कह रहा है एक न्यूनकोण थीटा है, मान लेते हैं यह न्यूनकोण थीटा है, तो हमें दूसरा न्यूनकोण का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों चलिए लिख लेते हैं ए बी सी। अगर यह हमारा त्रिभुज ए बी सी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप देख सकते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, और अगर यह दोनों भुजा बराबर है तो आपने त्रिभुज चैप्टर में त्रिभुज का गुण पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ बच्चों त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मीन्स अगर यह दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो सोचिए अगर यह थीटा है दूसरा कितना होगा, वह भी थीटा ही होगा। चलिए खोजिए इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो कहता है 90 डिग्री, गलत। 90 माइनस थीटा, ये भी गलत। 90 प्लस थीटा अर्थात थीटा प्लस 90, ये भी गलत। सही आंसर आपका डी नंबर है। अगर दो भुजा आपस में बराबर हैं तो उसके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होगा, जिसमें से एक आपको थीटा दिया हुआ है तो दूसरा कोण भी आपका थीटा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं सवाल। तो बच्चों इस बात पर आप एक प्यारा सा कमेंट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए आपको हमने 1 मिनट का समय देते हैं कमेंट करने के लिए, आप एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करें। इसलिए बच्चों आप कमेंट निश्चित ही करें
लेकिन उससे पहले हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 10 के मूलों का योग एवं गुणनफल समान हो तो, कह रहा है बच्चों, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इक्वल 0 के मूलों का योगफल, क्या कहा बच्चों, मूलों का योग एवं गुणनफल क्या है, समान है, तो k का मान बताइए। तो बच्चों हमें दिया हुआ यहाँ पर कहता है एक समीकरण आपको ये रहा, इस समीकरण के मूल का योग एवं गुणनफल बराबर है। तो बच्चों ये अगर हमारा द्विघात है, इसके मूलों का योग एवं गुणनफल निकालना है, तो मूलों का योगफल के लिए आपको सूत्र चाहिए। चलिए तुरंत बनाते हैं यहाँ पर। मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस बी बटा ए, और होता है यहाँ पर मूलों का गुणनफल बराबर बच्चों अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। कह रहा है मूलों का योग एवं गुणनफल क्या है, दोनों आपस में बराबर है, के का मान बताइए। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये दोनों मान आपस में इस समीकरण के बराबर है, तो हम लिखेंगे माइनस बी बटा ए बराबर सी बटा ए। चलिए बच्चों यहाँ से एबीसी आप यहाँ पुट कर सकते हैं, एबीसी माइनस ये वाला माइनस इस सूत्र का बी वाला। अब दूसरी बात, बी का मान यहाँ से खोजिए, इसमें से इस समीकरण में से आप बी खोजिए, कितना है, बी आपका 6 है, तो यहाँ पर आप रखिएगा 6 अपॉन ए, इसमें से खोजिए ए कितना है, वह के रहा, इज इक्वल टू सी, इसमें से सी खोजिए कितना है आपका 4k, हम यहाँ पर लिखेंगे 4k अपॉन ए का मान है आपका k। बच्चों ये रहा आपका इस समीकरण के शून्यकों का या मूलों का योग एवं गुणनफल का फॉर्मूला। अगर योग एवं गुणनफल समान दिया हुआ है, हम दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से k का मान हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसके से इसके को काट दीजिए, नीचे से नीचे कट गया। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4। अब देखिए ये 4 और k दोनों गुना में है, 4 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, हो गया हमारा माइनस 6 बटा k, काटिए दोनों को, 2 दूना 4, 2 तिया 6 मीन्स माइनस 3 बटा 2। बच्चों k का मान आपको आया माइनस 3 बटा 2। खोजिए आपको इसमें माइनस 3 बटा 2 कहाँ है, माइनस 3 बटा 2 सबसे पहले नंबर ए नंबर ही आपका है, अर्थात बी सी और डी आपका गलत है। तो चलिए बच्चों अब आपका हो चुका है 18 नंबर सॉल्व हो चुका है सवाल। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर आपको कह रहा है सवाल, यदि x इज इक्वल टू माइनस 2, बच्चों x का मान दे दिया आपको -2, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 5 इक्वल 0 का एक मूल है। कहता है x बराबर -2 जो है इस समीकरण का एक मूल है, कह रहा है मूल है, तो m का मान बताइए। अगर यह मूल है तो m का मान बताइए। बच्चों आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी चर का मान आपको अगर दे दिया गया, यह उसका मूल है, तो वह चर उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, उस चर की मान उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए हम देखते हैं, कहा है कि x इज इक्वल टू -2 इस समीकरण का मूल है, तो हम इसमें से m का मान हमसे पूछ रहा है, तो इस x के मान को इसमें रखेंगे और इसमें से m का मान हम लोग निकाल लेंगे। इस टाइप का सवाल फाइनली बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए आप कहता है 4, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, तो क्रॉस x का मान यहाँ से लाइए, आपको जो दिया हुआ है -2 का स्क्वायर -3
3mx 3mx, x का मान -2, फिर से यहाँ पुट कीजिए और आगे आपको मिला प्लस में 5। बच्चों इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अगर करें तो यह हमें 4 देगा, और इन दोनों को अगर गुना करें यहाँ से यहाँ तक तो सोचिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ गुना कीजिए 6 और आपको मिलेगा m प्लस 5। बच्चों इतना बराबर आपको 0 मिलेगा। जी हाँ बच्चों, समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब इस समीकरण का मान आपको दूसरी तरफ 0 देगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 प्लस 6m प्लस यह 5 बराबर का 0। इसको हल करें बच्चों, यह आपको आ गया 16 5 21 प्लस 6m बराबर में 0। यहाँ से आपको निकालना है किसका मान, तो यहाँ से आपको निकालना है m का मान। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से क्या होगा, चलिए इस चीज को अगर हम इधर रहने देते हैं 6m इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ भेजिए, इस 21 को दूसरी तरफ अगर भेजे तो हो जाएगा माइनस में 21, और अगर m का मान आप निकाल रहे हैं तो चलिए उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो m बराबर हमें आ जाएगा -21/6। जी हाँ, -21/6। अब इसको काटिए, अगर कट रहा है तो 3 दूनी 6, 3 7 21 मीन्स हो गया आपका -7 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, तो हो गया आपका मान m बराबर -7/2। बच्चों इसमें खोजिए आपका -7/2 कहीं मिल रहा है क्या, यह है नहीं, यह तो 7/2 है, ये गलत 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 और सही है, आंसर आपका डी नंबर होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं आगे। हमारा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सूचित किया जाता है। किसी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सूचित किया जाता है। किसी समांतर श्रेणी के कोई भी दो पद ले लेते हैं, उन दो पदों के बीच के अंतर को सूचित किया जाता है। पहले यह बताइए कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। जी हाँ, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं, और सार्वअंतर को डिनोट किया जाता है स्मॉल का डी से। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, किसी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सूचित किया जाता है स्मॉल का डी लेटर से। है क्या, नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या हाँ। तो आपको 20 नंबर का आंसर आपका राइट होगा, डी नंबर आंसर में डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहते किसी बहुपद के b² - 4ac को कहते हैं। कोई एक बहुपद है बच्चों, उस बहुपद के b² - 4ac को क्या कहते हैं। b² - 4ac को कहते हैं विवेचक। विवेचक या इसी का दूसरा नाम है विविक्तर। विवेचक या विविक्तर, आपको जहां मिल जाए विवेचक या मिल जाए विविक्तर उसी को टिक कर देना है। जहां मीन्स ये नहीं इस सड़क पर भी मिल जाए आपको, जी नहीं, कॉपी कलम पर सवाल में मिले उसे टिक करना है। सार्वंतर विवेचक दोनों या इनमें से कोई नहीं, सार्वंतर जी नहीं होगा, क्या होगा, विवेचक। चलिए बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जारी रखें, शेयर जरूर करें। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल हमारा क्या रहा है, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद होगा। किसी समांतर श्रेणी के nवां पद होगा। कोई एक समांतर श्रेणी है, उसके nवां पद कितना होगा, इनमें से ढूंढना है आपको, क्या होगा। तो चलिए हम बता देता हैं कि आपको nवां पद क्या होता है। nवां पद कहने का मतलब किसी भी एपी का a + n-1 इंटू डी। चलिए बच्चों इसमें खोजिए आपको कहाँ मिल रहा है। ABCD ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा नंबर होगा कमेंट कीजिए। तो
चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं कमेंट करने के लिए। किसी समांतर श्रेणी के nवां पद क्या होगा, कमेंट करें। चलिए बच्चों, आपका समय ओवर हो चुका है। देखते हैं हम लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये देखिए ये भी तो है a प्लस एन माइनस वन, नहीं 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 नहीं, a प्लस वन माइनस एन इंटू डी, वन माइनस एन, और यह हमारा n माइनस वन डिफरेंस है, ये गलत है। यह हमारा n माइनस वन इंटू डी है, लेकिन उससे पहले a माइनस लगा हुआ है, जबकि होता है a प्लस, अर्थात यह भी हमारा गलत है और ये तो बिल्कुल गलत है। सही कौन सा होगा? जी हाँ बच्चों, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। टी एन बराबर यानी एनवां पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो या सवाल अच्छा लगा हुआ हो, प्लीज 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 आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम सवाल को भली भांति देखे होंगे। आप लोगों के लिए एक पर एक इस तरह का सवाल लाते रहेंगे और आप लोग इस सवाल का लुत्फ उठाइए। तो बच्चों, मैं आपसे क्या कहूँ, कहने की कोई शब्द नहीं है, कहने की कोई सीमा नहीं है, मेरे पास कुछ शब्द शेष नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, क्लास 10 के छात्र हैं, क्लास 10 के छात्राएं हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोगों का के लिए आने वाला जो कुछ दिन है, कुछ मंथ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा समय, यह समय आपके लिए आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए आप इस समय को ना गवाएं, व्यर्थ ना जाने दें। बच्चों, आप इन समय को पहचानें, यह समय आपका अनमोल है। इन समय का जितना फायदा उठाना चाहते हैं आप उठाइए। यही आपका एक आखिरी पड़ाव है, बस इसको आपको क्रॉस करना है। आपके लिए आपका पिताजी इंतजार में बैठे हुए हैं। तो बच्चों, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। आप अपने काम को भली भांति ईमानदारी पूर्वक करने का काम करें। तो चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो फिर से वही बात, लाइक ठोको, कमेंट करो। तो चलिए बच्चों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।